ने ये सभी चैप्टरों से लिए गए, यानी हिंदी के सभी चैप्टर इस सेशन में समाहित है। इसलिए ये सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं हिंदी टेस्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं है कह रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आ। ऑप्शन डी जो आ है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ध्यान दीजिए, मूल दीर्घ स्वर वह होते हैं जिनमें प्लुत स्वर से अधिक समय लगता है, यानी बोलने में अगर प्लुत स्वर जो होते हैं उनसे अधिक समय लगता है, उन्हें मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी में जो ध्वनियाँ हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मात्रा के आधार पर स्वर जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं स्वर, मात्रा के आधार पर कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन, एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा आदि का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। उच्चारण स्थान पूछ रहा है इन शब्दों का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तालव्य। छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है, यानी ये तालव्य से निकलने वाली ध्वनियां हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में वो सहायता प्रदान करती हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर की सहायता से ही व्यंजन का निर्माण होता है, यानी व्यंजन आगे बोले जाते हैं स्वर की सहायता से। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं है कह रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो छोटी ई है ये दीर्घ स्वर नहीं है, ये प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। वह जो है ये अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन जो है वो 4 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। ये 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जो होते हैं सा, शा और ये वाला शा और हा। ये ऊष्म व्यंजन है, 4 होते हैं ये हिंदी वर्णमाला में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, या, रा, ला, वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको मैं बता चुका हूँ, या, रा, ला, वा ये अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है।
ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन पूछ रहा है, तो आपको मैं ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 बता चुका हूं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, सा, शा और हा। तो इसमें ऑप्शन में हा दिया हुआ है, इसलिए ए इज का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए यानी 2 विभागों में बढ़ जाए उसे युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंचम वर्ण का। अनुस्वार जो है वो पंचम वर्ण का कार्य करता है। पंचम वर्ण कौन सा होता है देख लीजिए, जो लिखा होता है का, खा, गा, घा, अंगा। 1 2 3 4 5 ये पंचम वर्ण है। वर्णमाला की जो पहली लाइन होती है उसका 5वां अक्षर जो होता है वो पंचम वर्ण होता है। दूसरे का जो 5वां अक्षर होता है वो पंचम वर्ण कहलाता है। तो पंचम वर्ण जो है उनसे अनुस्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंठ तालव। ए ऐ जो है वो कंठ तालव कहलाते हैं। ये कंठ तालव से निकलने वाली ध्वनि है, इसलिए इसे कंठ तालव कहेंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ण कहते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दंत कहते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें दंत कहा जाता है। ए इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रयोग। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना यानी उसको प्रयोग में लाना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर और व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नहीं है कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जस्वी। जो शब्द लिखा है इसमें स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं पाई गई है, बाकी सभी में अशुद्धि है। ईसाई गलत लिखा है, आरोग्य गलत लिखा है, आतुसुक भी गलत लिखा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तदित प्रत्यय कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना कर दें उन्हें तदित प्रत्यय कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद जो है वो गौण होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद प्रबल माना जाता है, इसका प्रबल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया कहते हैं उसे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सकर्मक क्रिया ऐसी होती है जिसका फल जो है वो कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैवी। दैवी जो लिखा हुआ है ये संबंधवाची बता है, संबंधवाची शब्द है, ये संबंध को दर्शा रहा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे काल कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। थैंक्स फॉर वाचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी स्टूडेंट को आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।